एक बार की बात है, एक गांव में एक शीला नाम की औरत रहा करती थी। शीला अपनी बेटी रिया के साथ रहा करती थी। रिया की माँ गरीब थी। वो दूसरों के घरों में काम करके थोड़ा बहुत पैसे कमाती थी। फिर एक दिन रिया को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। फिर लड़के वाले रिया को पसंद कर लेते हैं, लेकिन वे लोग रिया की माँ से ढेर सारे पैसे मांगते हैं। रिया की माँ पैसे देने के लिए हाँ बोल देती हैं। तब लड़के वाले 1 महीने का समय देकर वहाँ से चले जाते हैं। माँ, तुम इतने पैसे देने के लिए हाँ क्यों बोल दी? हम लोगों के पास उतने पैसे कहाँ से आएंगे? बेटा, वो तो मुझे भी नहीं पता है कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम जरूर कर लूंगी। कल मैं मालकिन के पास पैसे मांगने के लिए जाऊंगी। मालकिन जो भी पैसे देंगी मैं तेरी शादी के लिए जुटा कर रख दूंगी। फिर अगले दिन सुबह होने पर रिया की माँ अपनी मालकिन के घर पैसे मांगने के लिए जाती हैं। मालकिन, मेरे बेटी की शादी तय हो चुकी है, कुछ पैसों की कमी पड़ रही है। अगर आप कुछ पैसे दे देंगी तो आपका बहुत ही उपकार होगा। मैं आपके यहाँ काम करके आपका सारा पैसा चुका दूंगी। मैं तुम्हें उतने पैसे नहीं दे सकती हूँ। अगर तुम्हें उतने पैसे चाहिए तो तुम पहले मेरे यहाँ काम करो। अगर तुम्हें पैसों की ज्यादा जरूरत है तो तुम पिछले महीने का पैसा ले सकती हो। ज्यादा पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। अब तुम मेरे यहाँ से चली जाओ। रिया की माँ उदास होकर वहाँ से चली जाती हैं। फिर अगले दिन सुबह होने पर रिया की माँ जब काम पर जाती हैं, तो उनकी मालकिन उससे बोलती हैं, सुनो, ये सब कुछ पुराने सामान हैं, तुम इन्हें उठाकर बाहर फेंक दो। ठीक है मालकिन। रिया की माँ सारा सामान उठाकर बाहर फेंकने चली जाती हैं। तभी एक पुराने सैंडल के डिब्बे में से आवाज आती है, नहीं नहीं, तुम मुझे मत फेंको। अरे तुम कौन हो और तुम बात कैसे कर सकते हो? मैं एक जादुई सैंडल हूँ। मेरे अंदर की रखी सैंडल एक जादुई सैंडल है। तुम मुझे अपने घर पर ले चलो और मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगा। अगर तुम जादुई सैंडल हो तो तुम आज तक मेरी मालकिन की मदद क्यों नहीं की हो? क्योंकि तुम्हारी मालकिन एक लालची और धोखेबाज औरत है, इसलिए मैं उसकी मदद नहीं करता। मैं गरीब और अच्छे लोगों की मदद करता हूँ। अब तुम मुझे अपने साथ लेकर घर चलो। फिर रिया की माँ उस जादुई सैंडल के डिब्बे को लेकर अपने घर पर चली जाती हैं। फिर एक दिन सोनू के पिताजी रिया के घर आते हैं और रिया की माँ से बोलते हैं, बहन जी, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? आपको दहेज तो याद है ना? तो आप उसकी तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि हमें समय पर दहेज नहीं मिला तो हम बारात वापस लेकर चले जाएंगे। नहीं नहीं, आप पैसों का चिंता मत करिए, मैं शादी से पहले पैसों का इंतजाम कर लूंगी। हाँ तो ठीक है बहन जी, मैं चलता हूँ, मुझे भी तो शादी की तैयारी करनी है ना। फिर सोनू के पिताजी वहाँ से चले जाते हैं। माँ, तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगी? हम लोगों के पास तो पैसे भी नहीं हैं, तुम पैसे कहाँ से दोगी? तभी रिया की माँ उस जादुई सैंडल से बोलती है, सुनो जादुई सैंडल, क्या तुम मेरी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे दे सकते हो? तुम तो एक जादुई सैंडल हो ना, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तुम्हारा बहुत ही एहसान होगा। हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। तुम्हारे बेटी की शादी अगले महीने में है ना? देखना, उसकी शादी धूमधाम से होगी। मैं तुम्हारी सारी समस्या दूर कर दूंगा। फिर देखते ही देखते 1 महीना निकल जाता है और रिया के शादी का दिन आ जाता है। जादुई सैंडल, आज मेरी बेटी की शादी है, तुम बोले थे तुम मेरी मदद करोगे। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी बेटी की मदद जरूर करूँगा। मैं अपना वादा भूला नहीं हूँ। तुम ये जादुई सैंडल अपने बेटी को पहना दो, फिर देखो चमत्कार। फिर रिया जैसे ही उस जादुई सैंडल को पहनती है, वो एक सुंदर दुल्हन बनकर तैयार हो जाती है। रिया देखने में बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसके शरीर पर सोने के गहने लगे हुए थे। फिर जादुई सैंडल रिया की माँ को ढेर सारे पैसे देता है। ये देखकर रिया और उसकी माँ बहुत ही खुश होती हैं। ये सब बातें रिया के माँ की मालकिन देख लेती हैं। रिया की माँ की मालकिन शादी में शामिल होने के लिए आई थी और छुप कर ये सारी बातें देख लेती हैं।
ये सब देखकर उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है और वो रिया की माँ से बोलती हैं, अरे ये जादुई सैंडल मेरा है, तुम मेरे घर से इसे चुरा कर अपने घर पर लाई हो। चुपचाप ये जादुई सैंडल तुम मुझे दे दो, वरना ठीक नहीं होगा। जल्दी से मेरा जादुई सैंडल वापस करो। तुम ये मत भूलो राधा कि तुम भी अपने पड़ोसन के यहाँ से मुझे चुरा के लाई हो। मालकिन, आप तो उस दिन ये जादुई सैंडल फेंकने के लिए बोली थी। मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी के लिए रख लेती हूँ। मालकिन, ये सैंडल तो मेरी हुई ना। सुनो शीला, ज्यादा बकवास मत करो, तुम चुपचाप मेरी सैंडल मुझे वापस कर दो। राधा, तुम ये जादुई सैंडल को चुरा के ही लाई हो। अगर मैं ये बात पुलिस को बता दूंगा तो तुम जेल में जाओगी। इसीलिए अब तुम्हारा इस जादुई सैंडल पर कोई हक नहीं है। तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं पुलिस से बता दूंगा। जादुई सैंडल की बात सुनकर राधा डर जाती है और जादुई सैंडल से बोलती है, नहीं नहीं जादुई सैंडल, तुम मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तुम मुझे कुछ भी मत करना और पुलिस से मत बताना। इतना बोलकर राधा डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। फिर थोड़ी देर में लड़के वाले भी बारात लेकर रिया के घर आ जाते हैं। फिर रिया की माँ जैसे ही पैसे देने के लिए जाती है, तभी सोनू बोलता है, नहीं नहीं माँ जी, आप पैसे मत दीजिए। पिताजी, अगर आपने दहेज लिया तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूँगा। ठीक है बेटा, तुम ऐसा मत बोलो। ठीक है, मैं दहेज नहीं लूंगा, लेकिन तुम मुझसे बात जरूर करना। तुम तो मेरे इकलौते बेटे हो। बहन जी, मुझे दहेज नहीं चाहिए, मैं आपका ये पैसा नहीं लूंगा। फिर रिया और राजू की शादी हो जाती है और वे दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दहेज के लिए किसी को परेशान नहीं करना चाहिए और दहेज नहीं लेना चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक पिंकी नाम की लड़की रहा करती थी। पिंकी की शादी तय हो चुकी थी। पिंकी के माता पिता बहुत ही गरीब थे। उसके पिता गांव के मुखिया के यहाँ काम करते थे। काम करने से उन्हें थोड़ा ही पैसा मिलता था। उन पैसों से उनके घर का खर्च चलना ही बहुत मुश्किल हो जाता था। पिंकी के पिता पिंकी के शादी को लेकर कुछ चिंतित थे। फिर एक दिन पिंकी के पिता पिंकी से बोलते हैं, बेटा, मुखिया के यहाँ रात को बोरा ढोने का भी काम है, इसलिए आज से मैं रात को भी काम करूँगा, जिससे तुम्हारे शादी के लिए जल्दी से पैसे जुट जाएं। मेरे शादी के लिए लहंगे, कपड़े और बहुत सी चीजें खरीदना है। अगर मैं रात को भी ड्यूटी करूंगा तो तेरे शादी के लिए जल्दी से पैसे जुट जाएंगे। पिताजी, आप ड्यूटी के साथ साथ अपना ध्यान भी रखिएगा। अब पिंकी के पिता रात में भी काम करने लगते हैं। वो कुछ दिन तो रात में काम करते हैं, लेकिन फिर उनकी तबीयत खराब हो जाती है। पिंकी के पिता दिन और रात में काम करने की वजह से उनकी बहुत ही जोरों से तबीयत खराब हो जाती है। अब उनके घर का हालात और भी बिगड़ जाता है। अब पिंकी की माँ और भी परेशान हो जाती हैं कि घर का खर्च कैसे चलेगा। फिर एक दिन पिंकी अपनी माँ से बोलती है, माँ, मेरी शादी आने वाली है और शादी की एक भी तैयारी नहीं हुई है। शादी के लिए मुझे लहंगे चाहिए। माँ, तुम मुझे लहंगे दिलवाओगी ना? बेटा, वो तो मुझे भी नहीं पता है कि मैं तुझे लहंगे दिलवा पाऊंगी या नहीं। घर में तो एक भी पैसे नहीं है और तू जानती है कि तेरे पापा की बहुत ही जोरों से तबीयत खराब है। अब तो तेरे पिता काम पर भी नहीं जाते हैं, घर में पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, तो क्या तुम मुझे लहंगे नहीं दिलवाओगी? नहीं बेटा, हम लोगों के पास पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें लहंगा नहीं दिलवा सकती हूँ। अगर मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं तुम्हें लहंगा खरीद दूंगी। अब रिया के घर की हालात और भी बिगड़ती चली जाती है। ये देखकर रिया की माँ बहुत ही उदास हो जाती हैं। फिर वो अगले ही दिन से एक नौकरी पकड़ लेती हैं। वो दूसरों के घरों में जाकर काम करने लगती हैं। फिर कुछ दिन काम करने से पिंकी की माँ के पास थोड़ा बहुत पैसे आ जाते हैं। फिर वो पिंकी से बोलती हैं, बेटा पिंकी, मेरे पास काम करने से थोड़ा पैसे हैं, उन पैसों से मैं तेरे लिए लहंगे खरीदूंगी।
तुम भी मेरे साथ दुकान पर चलो। ठीक है माँ, चलो मैं भी तुम्हारे साथ दुकान पर चलती हूँ। लहंगा खरीदने की बात सुनकर पिंकी बहुत ही खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी अपनी माँ के साथ लहंगा खरीदने के लिए जाती है। दुकान पर पहुँचने के बाद पिंकी की माँ बोलती है, बहन जी ये लहंगा कितने का है? बहन जी यहाँ पर लहंगा 10,000 से शुरुआत होते हैं, वो लहंगा 12,000 का है। आपको लहंगा चाहिए क्या? लहंगे की कीमत सुनकर पिंकी और पिंकी की माँ उदास हो जाती हैं। उन लोगों के पास उतने पैसे नहीं थे। फिर पिंकी की माँ बोलती हैं, बहन जी मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, लहंगे खरीदने के लिए मेरे कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, क्या आप मुझे ऐसे ही दे सकती हैं? फिर मैं कुछ दिनों के बाद आपका पैसा दे दूंगी। नहीं नहीं बहन जी, मेरे यहाँ से उधार सामान कोई भी नहीं जाता है, आपके पास जब पैसे हो जाएंगे तब आप लहंगा खरीद लीजिएगा। फिर रिया और रिया की माँ उदास होकर अपने घर चली आती हैं। घर आने के बाद पिंकी अपनी माँ से बोलती है, माँ अब हम लोग क्या करेंगे? लहंगा खरीदने के लिए हम लोगों के पास पैसे कहाँ से आएंगे? बेटा लहंगा खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, अब हम लोग लहंगा नहीं खरीदेंगे। ये सुनकर पिंकी बहुत ही उदास हो जाती है और वो पार्क में घूमने के लिए चली जाती है। पिंकी जब पार्क में घूम रही थी तब उसे एक बहुत ही सुंदर तितली दिखाई देती है। पिंकी तितली के पीछे पीछे चलने लगती है। पिंकी तितली के पीछे चलते चलते तितली एक जगह पर रुक जाती है। फिर वो तितली एक परी के रूप में बदल जाती है और पिंकी से बोलती है, पिंकी मैं जानती हूँ कि तुम इतनी उदास क्यों हो, तुम्हें लहंगा चाहिए ना? हाँ मुझे लहंगा चाहिए, लेकिन आप कौन हैं और आपको कैसे पता? पिंकी मैं परी देश की एक परी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। परी आप मेरी क्या मदद कर सकती हैं? पिंकी तुम लहंगा के लिए उदास थी ना, मैं तुम्हें लहंगा दे सकती हूँ। क्या सच में परी आप मुझे लहंगा दे सकती हैं? तो बहुत ही अच्छा होगा। इतना बोलकर परी पिंकी को एक तोहफा देती है। पिंकी ये लो, जब तुम इसे खोलोगी तो इसमें एक लहंगा होगा। परी मुझे लहंगा देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोलकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और पिंकी लहंगे को लेकर अपने घर चली आती है। घर आने के बाद पिंकी लहंगे और परी के बारे में पूरी बात अपनी माँ को बताती है। ये सुनकर पिंकी माँ उससे बोलती है, बेटा पिंकी ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि हम लोगों के पास लहंगे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और वो परी तुम्हें लहंगा दे दी। उस परी का बहुत ही धन्यवाद। फिर दूसरे दिन पिंकी लहंगे को पहनकर देखने लगती है और वो लहंगा से बोलती है, काश मेरे पास मेकअप का पूरा सामान हो जाता तो कितना अच्छा होता। पिंकी के इतना बोलते ही उसके सामने मेकअप का पूरा सामान आ जाता है। ये देखकर पिंकी बिल्कुल हैरान हो जाती है और वो जल्दी से अपनी माँ के पास जाती है। माँ मैं जैसे ही लहंगा पहनकर बोली कि मुझे मेकअप का सामान होता तो कितना अच्छा होता, मेरे ये बोलते ही मेकअप का पूरा सामान मेरे सामने आ गया। क्या बेटा तुम ये क्या बोल रही हो? माँ मैं सच बोल रही हूँ, रुकिए माँ मैं आपको दिखाती हूँ। काश मेरे पापा ठीक हो जाते तो कितना अच्छा होता। पिंकी के इतना बोलते ही उसके पापा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और चलकर उन दोनों के पास आते हैं। अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया, ऐसा लग रहा है मेरा तो तबीयत ही नहीं खराब था। ये देखकर पिंकी और पिंकी की माँ बहुत ही खुश होती हैं। अब उन लोगों को पता चल जाता है कि ये लहंगा कोई मामूली लहंगा नहीं बल्कि ये एक जादुई लहंगा है। अब पिंकी के पास जो भी चीज नहीं होता था पिंकी जादुई लहंगे से बोलकर वो चीज मांग लेती थी। अब पिंकी जादुई लहंगे की वजह से बहुत ही खुश रहने लगी थी। अब उसके घर का हालात बहुत ही सुधर गया था। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पिंकी के शादी का दिन आ जाता है। लड़के वाले भी बारात लेकर आ जाते हैं और इधर पिंकी भी जादुई लहंगे को पहनकर बिल्कुल तैयार हो गई थी। पिंकी जादुई लहंगे को पहनकर बहुत ही सुंदर दिख रही थी। फिर पिंकी के पिताजी दहेज देने के लिए जाते हैं। दहेज देखकर लड़के के पिताजी उनसे बोलते हैं, अरे भाई साहब आप ये क्या कर रहे हैं, हम दहेज नहीं लेंगे, दहेज लेना एक बहुत ही बुरी बात होता है।
दहेज की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हमें दहेज नहीं चाहिए। ये सुनकर पिंकी के पिताजी बहुत ही खुश होते हैं। फिर पिंकी और पंकज की शादी हो जाती है और वे दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें पैसे कमाने के लिए अपना सेहत खराब नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और इस चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए।